ध्यान दिया जाए। बोर का परमाणु मॉडल के दुनिया में चौथा परमाणु मॉडल है। सबसे पहला परमाणु मॉडल जॉन डाल्टन का था, जिसमें यह बताया गया कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे एटम कहा जाता है। तो इसमें केवल एटम का जानकारी मिला। इससे एक कदम आगे आया जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसमें यह बताया गया कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीज की तरह धसे होते हैं, मतलब आवेश के बारे में जानकारी हुई। तीसरा एटॉमिक मॉडल ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें पता चला कि परमाणु के मध्य में एक घना धनात्मक क्षेत्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। और आज चौथा परमाणु मॉडल, जिसमें यह पता चला कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है जिसे कक्ष या ऑर्बिट कहा जाता है। तो ये है परमाणु मॉडल के प्रोग्रेस का रिपोर्ट, डेवलपमेंट का सिलसिला, विकास का सिलसिला ये लगातार जारी है। परमाणु के संरचना से संबंधित ये मॉडल है। आज हम लोग नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को अपनाते हुए नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। जैसा कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में दो गलती किया था। पहला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हुए लगातार ऊर्जा का ह्रास करता है, ये गलत था। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ग्रह की तरह घूमता है, ये गलत था। इस दोनों गलती को सुधारते हुए नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर, जिसके तहत यह माना गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अगर घूमता है तो अपने ऊर्जा का ह्रास लगातार नहीं बल्कि रुक रुक कर करता है, और ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में, जिसे क्वांटम कहते हैं। तो पहले आप ये जानिए कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। अब ये जानिए कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल का जो गुण है, जो मेन स्टेटमेंट है, वो क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर घूमता है, और ये निश्चित वृत्ताकार पथ कक्ष या ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। तो यही वृत्ताकार पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रह कर घूमता है, जिसे कक्ष या ऑर्बिट कहा जाता है। तो ये सब जो आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, इसी को हम लोग ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या सेल कहते हैं। सेल, कक्ष। तो कक्ष, ऊर्जा स्तर, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल के नाम से ये जाना जाता है। ये पहला स्टेटमेंट था, और प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा निश्चित होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इन कक्ष को नील्स बोर ने 1 2 3 4 5 द्वारा सूचित किया, और साथ ही साथ इसको KLMNO द्वारा भी सूचित किया जाता है। तो दो तरह से आप इन दो तरीके से मतलब इसको सूचित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तक दो स्टेटमेंट हमने बताया नील्स बोर के परमाणु मॉडल का। सबसे पहला हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ व्हिच इज कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमता है, जिसे कक्ष कहते हैं। दूसरा हमने बताया कि these orbits are represented by 1 2 3 4 5 और KLMNO। इन ऑर्बिट को, इन कक्ष को हम आप KLMNO द्वारा या 1 2 3 4 5 द्वारा सूचित कर सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है इनका कि वे ही कक्ष अनुमत किए गए हैं जिसके इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है कोणीय संवेग से संबंधित है, ये तभी समझ में आएगा जब आप सभी स्टूडेंट कोणीय संवेग के बारे में थोड़ा जान लीजिए, तब दोबारा सुनिएगा। कोणीय संवेग क्या होता है, ध्यान दिया जाए। कोणीय संवेग, तो सबसे पहले संवेग के बारे में जानिए। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं।
ये संवेग का अध्ययन दो तरह से किया जाता है, एक रैखिक संवेग और एक कोणीय संवेग। जब कोई वस्तु रैखिक पथ पर अगर गतिशील होती है तो यहाँ रैखिक संवेग निकालते हैं और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को P द्वारा सूचित करते हैं, रैखिक संवेग को। और अब कोणीय संवेग, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर इस तरह से गति में होता है, तो यहां पर आप रैखिक संवेग से काम नहीं चला सकते हैं। यहां पर आपको कोणीय संवेग का अध्ययन करना होगा और कोणीय संवेग द्रव्यमान, वेग और कक्ष की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर कोणीय संवेग द्रव्यमान, वेग और कक्ष की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग mvr बराबर लेकर चलेंगे, न कि mv बराबर। तो अब मेन स्टेटमेंट सुनिए, वे ही कक्ष अस्थाई माने गए हैं जिसके इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग मतलब mvr nh/2π के बराबर होता है। तो यह ध्यान देने वाला बात है, वे ही कक्ष अस्थाई माने गए हैं जिसके इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग मतलब mvr nh/2π के बराबर होता है। अभी हमने बताया कि संवेग दो प्रकार का, रैखिक और कोणीय। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमता है, इसलिए कोणीय संवेग का बात होगा, रैखिक संवेग का नहीं। यहां हमने बताया कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू nh/2π। वे ही कक्ष अस्थाई या अनुमत किए गए हैं या स्टेबल माने जाते हैं जिसके इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग मतलब mvr nh/2π के बराबर होता है, जिसमें m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r कक्ष की त्रिज्या है और n जो है कक्ष की संख्या है। अब जो स्टूडेंट कक्ष की संख्या नहीं समझते हैं, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम इस कक्ष में बात कर रहे हैं तो n बराबर 1, यहाँ बात कर रहे हैं n बराबर 3, यहाँ रहेगा इलेक्ट्रॉन n बराबर 5। तो ये है कक्ष की संख्या। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 का। स्टेटमेंट नंबर 4 समझने से पहले आप सभी स्टूडेंट ये बात समझ लीजिए एक बार फिर से कि प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा निश्चित होती है। जैसे इस कक्ष की ऊर्जा हमने मान लिया 10 किलो जूल, इसका 10 किलो जूल, इसका 20 किलो जूल, इसका 30, इसका 40, इसका 50। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक कक्ष से दूसरे कक्ष में अगर जाता है तो वहां ऊर्जा का या तो उत्सर्जन होता है या तो अवशोषण। सवाल उठता है कि कब उत्सर्जन होगा, कब अवशोषण होगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आएगा, सपोज दैट 5वां से गिरकर दूसरा में आ गया, तो 50 किलो जूल से कहाँ रहा है 20 किलो जूल। तो यहाँ 50 माइनस 20 मतलब 30 किलो जूल ऊर्जा का उत्सर्जन इसको करना होगा। तो ये निकालने के लिए आपने क्या किया, E2 में से E1 घटा दिया, उच्च ऊर्जा में से निम्न ऊर्जा, और उत्सर्जित ऊर्जा निकल गया। अब इसके उल्टा अगर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाएगा, तो निम्न से उच्च में जाएगा, मान लीजिए दूसरा में था और ये 5वां में गया, तो यहां भी या कोई इलेक्ट्रॉन तीसरा में था 5वां में चला गया, तो तीसरा में 30 किलो जूल वाले में था और 5वां में, तो आपको बता दें कि तब तक से नहीं जाएगा जब अलग से ऊर्जा नहीं देंगे। अलग से ऊर्जा कहां से देते हैं, जब किसी परमाणु को गर्म करते हैं या इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, तो वहां से वो ऊर्जा ग्रहण करता है और अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है उच्च ऊर्जा स्तर में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 30 से 50 में ये चला गया, तो हम जानना चाहते हैं कितना ऊर्जा लेके गया, तो 50 में से पुनः 30 को घटाना होगा तो 20। तो यहाँ भी अवशोषित ऊर्जा निकालने के लिए भी उच्च ऊर्जा में से निम्न ऊर्जा को घटाना है। अब इसको अलग अलग समझिए, दोनों को अलग अलग करके समझाने जा रहे हैं, ध्यान दिया जाए। केस फर्स्ट, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, जिसका ऊर्जा E2 है और इसका है E1, ये प्रथम कक्ष, ये द्वितीय कक्ष,
तो उच्च ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में होता है और इसका मान E2 माइनस E1 के बराबर होता है। और यहाँ के डेल्टा E को हम उत्सर्जित ऊर्जा नाम देते हैं, जबकि के सेकेंड यहां पर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जा रहा है, यानी E1 ऊर्जा स्तर से E2 ऊर्जा स्तर वाले में जा रहा है, फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है। तो यहाँ ऊर्जा का अवशोषण होगा और अवशोषित ऊर्जा को भी निकालने के लिए E2 में से E1 घटाना होगा। यहाँ का डेल्टा E अवशोषित ऊर्जा और यहाँ का डेल्टा E उत्सर्जित ऊर्जा। यहाँ इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आया है और यहाँ इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाए या उच्च से निम्न में आए तो ऊर्जा का या तो अवशोषण या तो उत्सर्जन होगा। अब आपको देखना है कहां से कहां जा रहा है। उच्च से निम्न में आएगा तो उत्सर्जन और निम्न से उच्च में जाएगा तो when electron returns from any higher orbit to lower orbit then energy is emitted in the form of light and it is equal to E2 minus E1. और when electron goes to lower energy level to higher energy level the energy is absorbed and it is equal to E2 minus E1. दोनों ही केस में E2 minus E1 के बराबर ही होगा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा। यहाँ का डेल्टा ई उत्सर्जित ऊर्जा और यहाँ का डेल्टा ई। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट समझने से पहले थोड़ा ध्यान दिया जाए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो अपने ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करता है। ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए, तो आप स्टेटमेंट नंबर 5 समझ सकते हैं। ये है, जरा ध्यान दिया जाए कि जब कोई प्रकाश श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो आप 7 रंगों की पट्टी प्राप्त करते हैं, जिसको आप लोग नाम देते हैं क्या? स्पेक्ट्रम। तो जरा ध्यान दिया जाए, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, तो उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर भी हम स्पेक्ट्रम आज प्राप्त करने जा रहे हैं। ये स्पेक्ट्रम जो हम प्राप्त करेंगे आपके सामने, ये किसी प्रकाश का स्पेक्ट्रम नहीं, श्वेत प्रकाश का मतलब सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम नहीं होगा। ये कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो अपने ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करता है और इस प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो एक स्पेक्ट्रम विकसित करता है। इस स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं परमाणविक स्पेक्ट्रम, परमाणु से प्राप्त स्पेक्ट्रम। यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पास कराया गया है प्रिज्म से, यहाँ पर इस उत्सर्जित प्रकाश को पास कराया गया है और यहाँ जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है इस स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं क्या? परमाणविक स्पेक्ट्रम। अगर हमारा परमाणु हाइड्रोजन का रहेगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आएगा तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम का नाम होगा, वो जो स्पेक्ट्रम का नाम होगा उसका नाम होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर एक चीज समझना है, बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पूर्ण रूप से व्याख्या करता है या एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। तो ये था बोर के एटॉमिक मॉडल का 5वां स्टेटमेंट। अब लास्ट स्टेटमेंट है कि बोर का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की पूरी तरह व्याख्या करता है। ये कैसे? आप जानते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति निर्धारित नहीं थी, लेकिन बोर के परमाणु मॉडल में फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहकर नाभिक के चारों ओर घूमेगा, तो नाभिक में, नाभिक बल्कि कक्ष में रहकर ये घूमेगा। तो कभी ऐसी संभावना नहीं आएगी कि वो नाभिक में गिर जाए, कभी ऐसी संभावना नहीं होगी कि वो बाहर चला जाए। या नील्स बोर के परमाणु मॉडल में ये भी बात अपनाया गया है कि इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है, रुक रुक कर करता है। इसलिए बोर का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करता है। तो ये था आपका बोर का परमाणु मॉडल का 6 स्टेटमेंट जिसको हमने समझाया। अब आगे इस पर बहुत सारा एप्लीकेशन बोर के परमाणु मॉडल पर आधारित, जिसके माध्यम से आप ऊर्जा का मान निकाल पाएंगे, कक्ष की त्रिज्या का मान निकाल पाएंगे, तरंग दैर्घ्य, तरंग संख्या का भी मान निकाल पाएंगे।
तो लिखा जाए, पहले आप लोग एक काम कीजिए, फिगर बना लीजिए। केस फर्स्ट का फिगर बना लिया है और केस सेकंड का फिगर यहां पर है, आप बना लीजिए। जरा बेग हटाई, बेग हटाई, बेग।